हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? तो मैं पार्ट 1 डाल चुकी हूँ आरआरबी ग्रुप डी का पेपर एनालिसिस। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस के सामने जो है 2f1 को मतलब फोकस दूरी के डबल पे रखा जाता, दुगने पे रखा जाता, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ और कैसे बनता है। वेयर एंड व्हाट नेचर इज द इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। हमारे पास ऑप्शन है पहला 2f2 पर बनता है, वास्तविक बनता है, रियल बनता है, उल्टा बनता है और सेम साइज का बनता है। f2 पर बहुत छोटा बनता है और रियल बनता है, बहुत छोटा नहीं बनेगा। इन्फिनिटी पे बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा और वर्चुअल बनेगा या फिर लेंस पे। तो आंसर हमारा ए फॉर एप्पल हो जाएगा, है ना। अगर 2f पे रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये रखा जाएगा 2f1 पे रियल बनेगा, रियल इमेज बनेगी, इसके साथ साथ उल्टा बनेगा और समान साइज का बनेगा। चलिए इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास आंसर ए फॉर एप्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तुओं को देख नहीं पाता है। तो मायोपिया किनको होता है? जैसे मुझे नियर साइट मतलब नियर जो जिनको चश्मा लगता है, ऐसा है ना। कॉन्वेक्स है, कॉन्केव है, बायोफोकल, सिलेंड्रिकल। बायोफोकल और सिलेंड्रिकल तो नहीं होगा। अब बचा कॉन्वेक्स और कॉन्केव। आई कैन से बी फॉर बॉम्बे, कॉन्केव रहेगा इसका आंसर, है ना। तो कॉन्केव हो जाएगा। ये हमारे पास क्या, आप सारी लेंस जो कि प्रकाश की किरणों को फैलाकर किस पे केंद्रित कर देता है, रेटिना पे, यहाँ पे फोकस करता है। कॉन्वेक्स की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, तो इसमें हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, दूर दृष्टिकोण। बाईफोकल की बात करेंगे, ये क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया। 50-60 साल की उम्र में होता है, 50 to 60 ईयर की उम्र में होता है, 50-60 साल की उम्र में। और सिलिंड्रिकल शेप की बात करें तो इसमें क्या होता है, एस्टिग्मेशन, क्या बोलते हैं, एस्टिग्मेटिज्म के निवारण हेतु किया जाता है सिलिंड्रिकल का। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दूर दृष्टिकोण, हाइपरमेट्रोपिया। अभी अभी बताया हाइपरमेट्रोपिया क्या आंसर हो जाएगा, प्लेन मिरर नहीं है, शून्य क्षमता का चश्मा नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्वेक्स आ जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, हाइपरमेट्रोपिया कॉन्वेक्स। ठीक है, तो हमारे पास अभी सारी लेंस जो कि क्या है, प्रकाश की किरणों को सकोड़ कर ठीक रेटिना पर फोकस कर देता है। आगे बढ़ेंगे, कांच के प्रिज्म में श्वेत प्रकाश से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का विचलन, बेंडिंग या डेविएशन सर्वाधिक और किस रंग का सबसे कम होता है ना। सबसे ज्यादा किसका होता है, सबसे कम किसका होता है। वायलेट का सबसे ज्यादा होता है, रेड का सबसे कम होता है। वायलेट मोस्ट, रेड लीस्ट। रेड का सबसे ज्यादा, वायलेट का सबसे कम। ग्रीन का सबसे ज्यादा, पीला। ग्रीन पीला काट दो, सभी रंगों का समान। अभी हमारे पास ए और बी में से आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर रहेगा ए फॉर एप्पल। बैगनी का, वायलेट का जो है मोस्ट रहेगा, रेड का सबसे, रेड का लीस्ट रहेगा। ठीक है, तो बैगनी सबसे अधिक होती है और लाल जो है सबसे कम होती है, सही उत्तर है। बैगनी कलर की तरंगदैर्घ्य सबसे कम और अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, जबकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होने से इसमें विचलन जो होता है। विबग्योर आपने पढ़ा है, विबग्योर सीधा सीधा VIBGYOR, है ना, GYOR। तो वायलेट हो जाएगा, इंडिगो हो जाएगा। तो विबग्योर आपको पता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था बहुत छोटे में, बचपन में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हमारे पास है साउंड वेव। साउंड वेव किस प्रकार की तरंगे हैं और इनकी चाल किस माध्यम में सर्वाधिक ज्यादा होती है। विच टाइप ऑफ वेव्स आर साउंड वेव्स एंड इन विच मीडियम इज देयर स्पीड आर द हाईएस्ट। पहला हमारे पास अनुप्रस्थ विद्युतीय चुंबकीय तरंगे होती है, निर्वात में होता है। अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे ठोस होती हैं। अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगे गैस में या फिर जल में, ठोस में, गैस में, जल में या फिर निर्वात में। आई कैन से बी फॉर बॉम्बे। हमारे पास जो है साउंड वेव्स किसमें सबसे ज्यादा जाएगा, तो ये लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स, और वो भी किसमें जाएगा, सॉलिड में सबसे ज्यादा जाएगा। इसको देखते हैं, बी रहेगा लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स इन सॉलिड्स। ये सही उत्तर है। माध्यम के कण जो है तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। संचरण हेतु माध्यम जो है अनिवार्य है, ठोस रहेगा, ठोस रहेगा, फिर उसके बाद लिक्विड आएगा, फिर देन गैस आएगा। ठीक है, ठोस है, देन लिक्विड है, देन गैस है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं साउंड वेव्स की, तो हमारे पास रहेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो कि निर्वात में भी गमन कर लेती हैं, इनका जो स्पीड होता है 3 × 10⁸ और मीटर पर सेकेंड। मेरे में क्वेश्चन आया था 3 × 10⁶ पूछा था। ठीक है, और बात करेंगे अगर ध्वनि की चाल जो है वायु में 20 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 343 मीटर पर सेकेंड होती है। 20 डिग्री सेल्सियस पे 343 मीटर पर सेकेंड रहेगी। एल्यूमिनियम की बात करें तो 5000 से 6400 मीटर पर सेकेंड होती है। एल्यूमिनियम या फिर स्टील में वो भी सॉलिड होता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग का मान सर्वप्रथम किसने दिया था। मतलब सीधा सीधा है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण मान। विच साइंटिस्ट एक्सप्लेन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आइजैक न्यूटन, हेनरी कैवेंडिश, गैलीलियो काट तो जो हाथ काट दो, बस आइजैक न्यूटन, हेनरी। तो आइजैक न्यूटन तो बस पेड़ गिरा था, सेब से पेड़ गिरा, मतलब पेड़ से सेब गिरा, पेड़ से सेब गिरा, आगे सेब से पेड़ गिरा। ठीक है, आंसर आई कैन से बी फॉर बॉम्बे होगा। लेट्स फाइंड इट आउट। सही है, तो आंसर हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा क्या हेनरी कैवेंडिश।
अगर आप यहाँ पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर जरूर कर देना यार। आज मुझे मेरे यहाँ लाइट नहीं है सुबह से ही, तो बड़ा दिक्कत हो रहा है। स्टिल मैं वीडियो बना रही हूँ। हेनरी कैंडिविस हो जाएगा, हेनरी कैवेंडिश हो जाएगा। 1798 में इन्होंने खोजा था। संवेदनशील कमानीदार तुला जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा 6 × 6.674 × 10⁻11 न्यूटिकल मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, है ना। तो इसको याद रख लीजिएगा। आइजक न्यूटन ने क्या किया था, तो इन्होंने तीन नियम दिए थे, गति के 3 नियम दिए थे ना, बल के नियम और गति के नियम। गैलीलियो की बात करेंगे, इन्होंने जड़त्व का नियम दिया था, दूरबीन का आविष्कार किया था। जोहान्स केपलर ग्रहों की गति के 3 प्रसिद्ध इन्होंने नियम दिए थे, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है ध्रुवों पर, पोल्स और इक्वेटर पर कैसा होता है। पहला हमारे पास है ध्रुवों पर पोल्स पे ज्यादा होता है, ये बात हकीकत है, पोल्स पे ज्यादा होता है और इस पे मिनिमम होता है। भूमध्य रेखा पे मैक्सिमम नहीं। पूरी पृथ्वी पर एक समान कैसे हो जाएगा, ए फॉर एप्पल हो जाएगा। तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय जो हमारे पास जी का मान होता है, पोल्स पे सबसे हाई होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, मैं एनालिसिस करवा रही तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आंसर हमारे पास ए फॉर एप्पल हो जाएगा कि भाई ये मैक्सिमम एट पोल्स एंड मिनिमम एट इक्वेटर, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम, है ना। सही उत्तर हो जाएगा। जी बराबर GM अपॉन आर स्क्वायर, है ना। जी बराबर GM अपॉन ग्रेविटेशनल मास रहेगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जी बराबर, आगे बढ़ेंगे और इसका क्या है 9.8, ध्रुवों पर कितना होता है ग्रेविटेशनल फोर्स 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और पोल्स पे कितना रहेगा, और भूमध्य रेखा पे 9.78 मीटर पर सेकेंड पर स्क्वायर, ठीक है। तो पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होता है। इसके अलावा ऊंचाई और गहराई सतह ऊपर जाने या खान में जाने पर, मतलब नीचे जाने पे जी का मान क्या है, घट जाता है। ऊपर जाएंगे तो घट जाएगा, नीचे जाएंगे तो घट जाएगा। एवरेज जो वो होता है समुद्र तल पे ग्रेविटेशनल फोर्स, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर 10 नॉटिकल का बल लगाया जाता है और विस्थापन बल की दिशा में 90 डिग्री पर होता है, तो बल द्वारा कितना किया गया कार्य है। इफ अ फोर्स ऑफ 10 नॉटिकल माइल इज अप्लाइड एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री टू द फोर्स, व्हाट इज द वर्क डन। 10 जूल है, 0 जूल है, 0 जूल तो नहीं होगा, 10 जूल या फिर -10 भी नहीं होगा। आंसर देख लेते हैं। ओह शिट, 0 जूल क्या था यार, इसको देख लेते थे फॉर्मूला, मैंने गलती कर दी, ठीक है। इसमें कॉस वाला फॉर्मूला लगता है, कॉस थीटा बराबर कॉस 90 बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 का किसी में भी गुणा करेंगे 0 ही आएगा, ठीक है। मेरी गलती। तो हमारे पास 10 नॉटिकल का बल लगाएंगे और हमारे पास क्या है 90 डिग्री है, कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू हमारे पास 0 होती है, कॉस थीटा लगाएंगे 90 की वैल्यू 0 है, किसी में 0 का गुणा करेंगे, आंसर हमारे पास क्या आएगा, सीधा 0, है ना। और वर्क हमारे पास क्या रहेगा, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन इंटू स्पीड इंटू कॉस थीटा। जब थीटा 90 डिग्री है तो cos 90 बराबर 0, तो कार्य से शून्य हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, धनात्मक जब होता है जब और बल और दिशा एक ही दिशा में काम कर रहे होते हैं, थीटा बराबर 0। ऋणात्मक जब होता है जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 59। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 32, आर्टिकल 21। आर्टिकल 14 हमारे पास क्या रहेगा, इक्वालिटी हो जाएगा, 14 से 18। राइट टू फ्रीडम हो जाएगा, फ्रीडम से रिलेटेड है ये, हमारे पास 19 से 20। 32nd आंसर हमारा हो जाएगा। और ये राइट टू प्रिवेसी या फिर राइट टू लाइफ हो जाएगा, प्रिवेसी या फिर लाइफ जो भी कहना चाहें, ये सबसे बड़ा है। जितना भी नहाना धोना सोना जितना भी हमारा होता है, तमाम दुनिया भर का हम काम करते हैं, वो सब आर्टिकल नंबर 21 में आ जाएगा। आर्टिकल नंबर 32 इज द राइट उत्तर हियर। आर्टिकल 14 है विधि के समझ समता और विधियों का अधिकार है। 19 में है बोलने की आजादी है और सभी 6 मौलिक स्वतंत्रता है। आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी किस समिति की सिफारिश पर और किस संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। हमारे फंडामेंटल ड्यूटी कब जोड़े गए थे, बलवंत राव मेहता समिति 73, स्वर्ण सिंह कमेटी 42वें संशोधन से, सरकारी का आयोग या फिर 86। देखिए वर्मा समिति 86 संविधान जो था, तो ये तो राइट टू एजुकेशन था, 86 नंबर वाला राइट टू एजुकेशन था। 42 नंबर को हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं ना। 73rd नंबर का क्या था प्लीज बताइए, बलवंत राय मेहता। हमारा जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा बी फॉर बॉम्बे, अरे बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी हो जाएगा 42nd वाला ही। और हमारे पास यहीं पे फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े गए थे। अभी कितना करंट में ड्यूटी है, फंडामेंटल स्टार्टिंग में जो 10 मौलिक कर्तव्य था। और कौन सा आर्टिकल नंबर 51A, ठीक है। भाग नंबर 4 ए है और आर्टिकल नंबर 51A है, सॉरी अनुच्छेद नंबर, हाँ आर्टिकल कहते हैं।
और 10 मौलिक कर्तव्य उस टाइम पे जोड़े गए थे, 10 मौलिक कर्तव्य। अभी 11th मौलिक कर्तव्य 86 संशोधन जुड़ा गया है। यहाँ पे हमारे पास 6 से 14 साल के बच्चों को 100% शिक्षा का अवसर देना जोड़ा गया है। बलवंत राम मेहता कमेटी की बात है 1957 पंचायती राज व्यवस्था थी। और इसके अलावा सरकारी का जो है 1983, तो केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा गठित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 61। किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध होने पर संविधान के आर्टिकल 106, आर्टिकल 106 मतलब धन विधेयक है ये, ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है। इस क्वेश्चन को मैं 9 to 11 वाले क्लास में करा था। मैंने स्टार्टिंग में गलत भी कर दिया था, तो ये मुझे उस टाइम से मैंने गलत किया था, तो मुझे याद रह गया था अभी 4-5 दिन पहले ही, और ये क्वेश्चन आ भी गया। किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध होने पर संविधान के आर्टिकल नंबर 108 के तहत ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो देखिए, ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाएंगे और अध्यक्षता करेंगे हमारे कौन, तो करेंगे लोकसभा स्पीकर। और बुलाएंगे कौन, तो बुलाएंगे प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति बुलाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं, यही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नहीं बुलाएंगे, उपराष्ट्रपति नहीं है, बाकी तो नहीं है। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, समन करते हैं राष्ट्रपति, और चेयरमैनशिप करते हैं, चेयरमैनशिप करते हैं कौन, तो ये लोकसभा स्पीकर करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 110 की बात हो रही है, धन विधेयक 10 और 8। ठीक है, आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव धन विधेयक और संसाधन से रिलेटेड है। सॉरी आर्टिकल 110, एक सेकंड मैंने गलत बोल दिया। 110 था शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, बिल्कुल नहीं याद आ रहा, दिमाग में खिसक रहा है अभी। ठीक है, कोई ना, आप लोग बताइएगा। आर्टिकल, हाँ 110, ठीक है 110 है, सही है। 108 बोल दिया था मैंने, 110 है। मेधान विधेयक मनी बिल जो है 11 मैंने याद किया था, तो वही मैं को रिलेट कर रही थी। 8 और 9 होता है, मतलब 10 108 करेंगे तो 8 और 1 9 हो जाएगा, तो को रिलेट कर रही थी। मनी बिल 110 में है, और ये किसकी पूर्व अनुशंसा पर किया जाता है। मनी बिल डिफेंड अंडर आर्टिकल 110 कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन दिस हाउस एंड वॉज प्रेयर, तो हमारे पास हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन दूसरा आ गया, क्वेश्चन दूसरा आ गया। तो आर्टिकल नंबर 110 है, धन विधेयक मनी बिल जो है किस सदन में और किसके अनुशंसा पर किया जाता है। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति की अनुशंसा पर, लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा पर, किसी भी सदन में वित्त मंत्री कह देंगे, या फिर संयुक्त बैठक में प्रधानमंत्री। ना वित्त मंत्री नहीं कहेंगे, उपराष्ट्रपति की अनुशंसा पर नहीं करते हैं। आंसर हमारे पास बी फॉर बॉम्बे रहेगा। लोकसभा में पास होता है, हालांकि पास हो सकता है, बट जो करते हैं लोकसभा में और राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा पर करते हैं। इन लोकसभा विथ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा पर करते हैं, बाकी ठीक है। आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा की शक्ति क्या होती है। धन विधेयक को अस्वीकार कर सकता है, नहीं मानना हमको, या फिर संशोधित मतलब धन विधेयक को अस्वीकार मना नहीं कर सकती, या फिर उसमें कोई भी अमेंड नहीं कर सकते हैं। और टाइमिंग का क्या रहता है, तो 14 दिन का टाइमिंग रहता है। ठीक है, वित्त मंत्री की बात करें, बजट और धन विधेयक को पेश करते हैं, परंतु अनुमति राष्ट्रपति ही देते हैं। आर्टिकल 112 का हमारे पास है वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक एनुअल वित्तीय विवरण, एनुअल रिपोर्ट की बात हो रही है, केंद्रीय बजट से रिलेटेड है 112। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी का कौन सा रहेगा। जीएसटी 101 रुपया लेगा, क्या लेगा, 101 रुपया लेगा। ठीक है, तो जीएसटी हमारे पास क्या रहेगा, 101 रुपया लेगा। बाकी पढ़ते हैं, 101 हमारे पास हो जाएगा। 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में इम्प्लीमेंटेड हुआ था, 2016 में ही बन गया था, ये बन 2016 में गया था, इम्प्लीमेंट हुआ था, लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, 279 ए के तहत जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल बनी थी। 99 की बात करेंगे, ये हमारे पास एनजेएसी से रिलेटेड है, न्यायिक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से रिलेटेड है। और 100वां जो है भारत बांग्लादेश भूमि समझौता है। और 103 नंबर जो है ये हमारे पास ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है, 10% का रिजर्वेशन। 103 जो है 10% का रिजर्वेशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 86 अमेंडमेंट के तहत 2002 में भारतीय में कौन सा नया से जोड़ा गया था, बताइएगा। 86 2002 के तहत तो हमारे पास 21A नहीं है, बताइए आंसर हमारे पास ये रहेगा। चीफ और चेन्नई आर्टिकल 51A जोड़ा गया था, क्योंकि हमारा क्या था इसमें, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी था, है ना, फंडामेंटल ड्यूटी था, यही है ना, मेरे ख्याल से यही है। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया था। ओ शिट, गलत कर दिया, फंडामेंटल, ओ शिट 86 संविधान संसद, राइट टू एजुकेशन है यार, ये शिक्षा को मौलिक अधिकार, मैंने ध्यान नहीं दिया, शिक्षा को पढ़ा ही नहीं, और ये भी ध्यान नहीं दिया। 2000 राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन, मतलब दिमाग में ही चल रहा है, लिटरली बता रही हूँ, ऐसी गलती कैसे हो सकती है। ठीक है, नहीं होगी तो हो गई, अब क्या। आगे बढ़ेंगे। 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार, आरटीई एक्ट 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी था। 31 की बात करेंगे, संपदाओं आदि के अर्जन से रिलेटेड है। 51 ये मौलिक कर्तव्य है। 300 में संपत्ति का, हाँ 300 में डाला गया है। पहले संपत्ति का अधिकार जो था हमारा, वो क्या था, वो फंडामेंटल राइट था, फंडामेंटल राइट था। फिर फंडामेंटल एफआर से लेके एफआर से एलआर में कर दिया गया था हमने,
राइट टू प्रॉपर्टी, है ना। राइट टू प्रॉपर्टी किधर गया, तो ये गया आर्टिकल नंबर 300A में, आर्टिकल 300A में चला गया, तो ये याद रख लीजिएगा 300A में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्लानिंग कमीशन के स्थान पर 1 जनवरी को कौन आया था, नीति आयोग, और इसके पदेन सभापति कौन होते हैं, तो ये पदेन सभापति जैसे क्या बोलते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, वैसे ही नीति आयोग को हम थिंक टैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, थिंक टैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। तो वैसे ही थिंक टैंक ऑफ इंडिया के होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पदेन सभापति हो जाएंगे। अभी जो करंट में इनके वाइस चेयरपर्सन है वो अशोक कुमार लाहिड़ी हैं, लाहिड़ी, ठीक है, लाहिड़ी, अशोक जी लाहिड़ी, अशोक लाहिड़ी हैं, ठीक है। इनके वाइस चेयरपर्सन, ये भी पूछ सकता है भाई वाइस चेयरपर्सन कौन है, क्योंकि पदेन सभापति पीएम पता है आपको, बट इनके वो कौन रहेंगे, वाइस चेयरपर्सन अशोक लाहिड़ी हैं, ठीक है। नीति आयोग की प्रकृति क्या होती है, थिंक टैंक है। उपाध्यक्ष कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, प्रधानमंत्री द्वारा अपॉइंट होते हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61 सेकेंड 5 ईयर प्लान हो जाएगा, पीसी महल नोबिस पर था और भारी उद्योगों पर, तो दुर्गापुर और राउरकेला 3 यहाँ पे, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान। पहला जो था 1951 से लेके 56, थर्ड जो था 1961 से लेके 66 तक था, स्टिल ये ना बीच में एंड हो गया था, क्यों, क्योंकि देखिए 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था, 1962 में चाइना वॉर हो गया, 1965 में फिर पाकिस्तान वॉर हो गया, और उसके बाद फिर क्या आ गया, अकाल पड़ गया, तो उसके बाद फिर 1966 में ये फेमाइन आ गया, अकाल पड़ गया, तो इस वजह से तीसरा जो 5 ईयर प्लान था ना वो पूरी तरह से क्या फेल हो गया था। ओके, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जगह नहीं, तो हमारे पास है क्या 5 ईयर प्लान भिलाई है, रावपुर दुर्गा किला, यहाँ पे बना था स्टील प्लांट, और इसके 1951 से 56 हैरो डोमर मॉडल था, मॉडल भी बताना था मुझे। थर्ड वाला जो गाडगिल योजना है 1962 और 1965 में युद्ध हुए थे, और इसके बाद 1966 में अकाल पड़ गया था। इसके अलावा भी आप इसे कह सकते हैं, इसका मॉडल जो था सुखमय चक्रवर्ती मॉडल था, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, ये याद रख लेना, इसका मॉडल जो था सुखमय चक्रवर्ती मॉडल था, तीसरा वाला। और ये हमारे पास है गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भर, ये हमारे पास डीपी धर और डीआर गार्डिल मॉडल रहा होगा मेरे ख्याल से, डीपी धर और डीपी धर डीआर गार्डिल, इन्हीं में से कोई होगा। और 1974 से 74 से लेकर 79 तक था, ठीक है, 1974 से लेकर 1979 तक था। आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ से निकलकर विपरीत दिशाओं में जाने वाली 2 नदियां कौन सी हैं, हाँ ये तो बन जाएगा गोदावरी, कृष्णा, चंबल के नाम, नर्मदा हो जाएगी। नर्मदा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से ही निकलती है, ये कहाँ पे, मैकल माउंटेन से निकलती है, मैकल पर्वतमाला से निकलती है ये, अमरकंटक में, एमपी में, ठीक है, एमपी है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये इसका देख लेंगे, नर्मदा पश्चिम की ओर से, और ये रिफ्ट वैली में से निकलती है, रिफ्ट वैली बनाते हुए निकलती है, याद रखिएगा। और कहाँ जाके गिरती है, तो ये अरब सागर में गिर जाती है, जबकि सोन उत्तर पूर्व की तरफ बहकर गंगा में मिलती है। ताप्ती की बात करें बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है, और गोदावरी की बात करें नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। चंबल जो है महू इंदौर के पास है, जाना पाव की पहाड़ियों से निकलती है चंबल रिवर, और यमुना की क्या है, ये ट्रिब्यूटरी है, तो चंबल भी, ठीक है। और चंबल बीहड़ से निकलती है, यही बीहड़ चंबल वाला जो इलाका है वो बीहड़ इलाका है, तो रिफ्ट वैली, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा में महानदी पर निर्मित भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा, भाखड़ा नंगल, तहरी डैम, हीराकुंड या फिर सरदार सरोवर, आंसर हो जाएगा हीराकुंड डैम है, हीराकुंड डैम है। और इसका जो लंबाई है वो 4.8 किलोमीटर है, और टोटल लंबाई की बात है 25.8 किलोमीटर है, संबलपुर उड़ीसा से निकलती है। टिहरी बांध की बात करें उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पे, सबसे ऊंचा बांध यही है, 260.5 मीटर है, 260 मीटर लगभग। भाखड़ा नंगल बांध की बात करें सतलुज रिवर पे है, और सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, कंक्रीट का, हिमाचल में है। सरदार सरोवर बांध की बात करें गुजरात में है, नर्मदा नदी पे है, और ये बहुउद्देशीय परियोजना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो कि अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउथ इंडियन पेनिनसुलर इंडिया, सिचुएटेड अन्नामलाई। दो बेट्टा है, अनाईमुड़ी है, धूपगढ़ या फिर महेंद्रगिरी। अन्नामलाई की पहाड़ियों में कौन आ जाएगा, तो अनाईमुड़ी आएगा। देखिए धूपगढ़ एमपी में सतपुड़ा माउंटेन रेंज पे है, सतपुड़ा माउंटेन रेंज पे, ठीक है। महेंद्रगिरी जो है दोदा बेट्टा नहीं, महेंद्रगिरी तो मेरे ख्याल से अनाईमुड़ी ही है। महेंद्रगिरी काफी कल मैंने बताया था, कल जब क्लास हो रही थी 9 to 11 PM की, उस टाइम पे मुझे बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा, अभी एक बार देख लेते हैं। अनाईमुड़ी का जो हाइट है 269 मतलब 2700 लगभग है, केरल के इडुक्की जिले में है, पश्चिम घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में है।
दोदा बेट्टा की बात करते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है 2637, धूपगढ़ मध्य प्रदेश में है, 1400 लगभग 1350 मीटर है। और महेंद्रगिरी की बात करें ओडिशा में, हाँ ओडिशा में पूरे घाट की मुख्य चोटी है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन थोड़े से ना उधर के क्वेश्चन जो थे, अभी एक आधो क्वेश्चन ना मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाले हुए हैं, है ना, तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, टॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री पर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स डज टॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री लैंगिट्यूडनल पास? 6 है, 7 है, 8 है या फिर राज्य? 9 है, तो हमारे पास हो जाएगा 8 स्टेट्स हैं, याद रखेंगे हम। गुजरात है देखिए पहला, राजस्थान हो जाएगा, तीसरा एमपी है, चौथा छत्तीसगढ़ है, पांचवा झारखंड है, छठा वेस्ट बंगाल है, सातवां त्रिपुरा है और आठवां मिजो है। ठीक, माही एकमात्र रिवर है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना, और रांची जो झारखंड की राजधानी जो कि कर्क रेखा के सर्वाधिक पास में है। 82.5 डिग्री चैनल्स में यूपी एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्रा से गुजरती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, भारत की मानक समय रेखा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मीटर पूर्वी देशांत मिर्जापुर प्रयागराज से होकर गुजरती है, मिर्जापुर की तरह। अरे यार ये क्वेश्चन पूछ लेगा यूपी बिहार और एमपी वाले, मिर्जापुर यूपी में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, यूपी एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। और जीएम की आपको पता है ग्रीन टाइम रेखा जो है 5 घंटे 30 मिनट आगे, हम लोग पीछे हैं 5 घंटा 30 मिनट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वन हॉर्न राइनो किधर? काजीरंगा किधर है? हमारे पास है, इन विच स्टेट द काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड ग्लोबली फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो? वेस्ट बंगाल है, असम है, उड़ीसा है और उत्तराखंड है। ये कुछ मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दिए, ये क्वेश्चन थे नहीं, 3-4 क्वेश्चन जो थे, बाकी ठीक है। तो या थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी या दोस्तों, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो प्लीज पीडीएफ के लिए खुशी द बेस्ट टेलीग्राम चैनल पे विजिट करिएगा, चूंकि ये मैं पढ़ा रही थी आपको, क्या बोलते हैं, आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा बता दिए, मैंने आ गए तो करवा दूं, बाकी तो मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर। एंड जिनका भी अपकमिंग पेपर है भाई 25 को, ऑल द बेस्ट। बाकी अब जैसे ग्रुप डी का काम होता है तो एसएससी के लिए आ जाओ, पूरा सीरीज एसएससी का फिर चालू हो जाएगा, है ना। रात की क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा, 9 to 11 PM एवरीडे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।